Assalamualaikum class 9th P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 9th June 2020 our topic of discussion is cell organelles. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने कल के टॉपिक में सेल ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट किया था, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ना शुरू किया था। तो कल के लेक्चर में हमने जो सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे वो थे न्यूक्लियस एंड राइबोसोम, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने उन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ा, उनके फंक्शन पढ़े, उनकी लोकेशन, ठीक है। और यूक्रियोट और प्रोक्रियोट में ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये किस तरह लोकेट किए जाते हैं वो हमने पढ़ा। आज हमने जो सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है सेल का, ठीक है, यानी जो एनर्जी है, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है वो हमारे सेल्स में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जब एरोबिक रेस्पिरेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने 7 चैप्टर में भी पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि ये एनर्जी प्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो साइट्स हैं वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और यही एनर्जी जो होती है ये यूज़ करता है हमारी बॉडी इन डिफरेंट वर्क, इन डिफरेंट टास्क, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली नहीं होगा जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो फ़र्क है वो ये है कि प्रोकैरियोट में जितने भी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उनकी उनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं होते, जबकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो यूकैरियोट में होते हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द दो लेयर्स हैं, एक है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, एक है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई हुई है, ठीक है, इनफोल्डिंग हुई है इनर मेम्ब्रेन की, उसे कहते हैं क्रिस्टी और सिंगुलर को कहते हैं क्रिस्टा, ठीक है, सिंगुलर क्रिस्टा और प्लूरल क्रिस्टी। इसके अलावा जो इसके अंदर मटेरियल है, फ्लूइड है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग करती है, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। और उस फोल्डिंग के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो मटेरियल है जो इसके अंदर फ्लूइड है वो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो हैं ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ प्लांट के होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स के कोई भी फंक्शन नहीं होते, लाइक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सूरज की रोशनी की मदद से प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये एनिमल्स में नहीं होता, इसलिए प्लास्टिड्स एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। हमारे पास 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन उसकी स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो उससे छोटे छोटे से सैक्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं थाइलाकॉइड्स, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसमें ये जो सैक बने हुए हैं, ये जो छोटी छोटी सी थैलियाँ बनी हुई हैं, इन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। ये थाइलाकॉइड जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, इन्हें ग्रैनम कहते हैं।
और इसके अंदर खाली स्पेस होती है जिसे ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। अब ग्रैनम जो है ये फ्लूइड के अंदर ही फ्लोट करता है, ठीक है, इसके अंदर ही रहता है और इस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि क्लोरोप्लास्ट साइट्स प्रोवाइड करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस इन यूकेरियोट्स, ठीक है। और इसमें सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है क्लोरोफिल, और जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ इसमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए और पिगमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, वो भी मौजूद होते हैं। और ये पिगमेंट जो हैं ये थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रैनम में थैलाकॉइड है इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड टाइप है इसकी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब होता है कलरफुल, ठीक है, क्रोम का मतलब होता है कलरफुल। तो इसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्राइट कलर्स के होते हैं, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट का काम ये होता है कि पौधे में उसके फ्लावर्स को, पेटल्स को, फ्रूट्स को कलर देना, वो क्रोमोप्लास्ट का काम है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है कि ये पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। पॉलिनेशन में कैसे कि जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और कलर्स जो इनके होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है, और उससे फिर पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो थर्ड टाइप है प्लास्टिड की, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं और ये स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स को स्टोर करते हैं और ये सेल्स के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टेड चैनल्स से मिलकर बना है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इनवाल्व तक बिखरे हुए हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और हमारे पास दो फॉर्म्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे है? इस वजह से क्योंकि इसमें रफ अपीयरेंस होती है, ठीक है, और रफ अपीयरेंस होती है ड्यू टू राइबोसोम्स। इसमें बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि इसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि इसका काम जो है, इसका फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम्स, बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो रफ है, ठीक है, और इसलिए इसका काम, इसका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस ही है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ क्यों कहा जाता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, और इसका फंक्शन ये होता है कि इसने लिपिड की मेटाबॉलिज्म करनी है, ठीक है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करनी है और ट्रांसपोर्ट करनी है मटेरियल्स की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, और एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इनवेलप के अराउंड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये जो डॉटेड फॉर्म में दिखाया गया है ये राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हैं उन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे आप देखें, लेफ़्ट साइड पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 62। पेज नंबर 62 निकालें। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये
इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज तीनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। Mitochondria, singular mitochondrion, are double membrane bounded structures found only in eukaryotes. These are the sites of aerobic respiration and major energy production center. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन और उसका फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। The outer membrane of mitochondrion is smooth, but inner membrane forms many infolding called cristae, singular crista, in the inner mitochondrial matrix. This serves to increase the surface area of inner membrane on which membrane-bound reactions can take place. ठीक है, और इसकी डायग्राम, ये डायग्राम जो है आपने नीट नोटबुक पर बनानी है। अब ये डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया का। Mitochondria have their own DNA and ribosome. Ribosomes of mitochondria are more similar to bacterial ribosome than to eukaryotic ribosome. ठीक है कि राइबोसोम जो है वो कैसे डिफर करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम से, ठीक है, ये इनका डिफरेंस है राइबोसोम का यूकैरियोटिक राइबोसोम से, ठीक है, और बैक्टीरियल राइबोसोम से किस तरह ये सिमिलर है। एक बार फिर बता रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो ज़्यादा सिमिलर हैं बैक्टीरियल राइबोसोम से, यानी वो प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है, ठीक है, बैक्टीरिया के राइबोसोम से ज़्यादा सिमिलर होते हैं देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम, और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उससे डिसिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में मोस्टली रिपीटेड है। Plastids are also membrane-bounded organelle that only occur in the cells of plants and photosynthetic protist algae. Next है इसकी types. There are of three types: chloroplast, leucoplast and chromoplast. सबसे पहले chloroplast. Like mitochondria, chloroplast is also bound by a double membrane, and the outer membrane is smooth while inner membrane gives rise to the sacs called thylakoid. The stack of thylakoid is called granum, plural grana. Grana floats in the inner fluid of chloroplast, that is stroma. अब next है इसका function. Chloroplasts are the sites for photosynthesis in the eukaryotes. They contain chlorophyll, the green pigment necessary for photosynthesis, and associated pigments. These pigments are present in the thylakoid of grana. ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन था। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, इसलिए यही वजह है कि प्लास्टिड्स जो हैं ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। The second type of plastid in the plant cell are chromoplast. They contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of flower, petals, and fruits. Their function is to give colors to these parts, and thus help in pollination and dispersal of fruit. Next है leucoplast. Leucoplasts are the third type of plastids. They are colorless and store starch, protein, and lipids. They are present in the cells of those parts where food is stored. ठीक है, और इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। तो क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम जो है ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही लेबल करना है और उसे याद करना है। और जितनी भी डायग्राम्स आप नीट नोटबुक पर बना रहे हैं उन्हें आपने रफ नोटबुक पर भी प्रैक्टिस के लिए रिपीट करना है, ठीक है, और आपने अपना रोज़ का रोज़ काम याद करके अपनी रफ नोटबुक पर लिखना है जो बायोलॉजी की रफ नोटबुक है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extend from cell membrane to nuclear envelope. Extend का मतलब है फैले हुए होना, ठीक है। इंटरकनेक्टेड चैनल्स के आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये वो नेटवर्क है। ये डेफिनेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यहाँ फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. Due to the presence of ribosomes, rough endoplasmic reticulum serves a function in protein synthesis. ठीक है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी अपेयरेंस रफ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो राइबोसोम्स हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं, और राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, जैसे कि राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस था। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक राइबोसोम। लैक का मतलब होता है कमी होना या बिल्कुल ना होना, ठीक है। and is involved in lipid metabolism and in the transport of materials from one part of the cell to other. It also detoxifies the harmful chemicals that have entered in the cell. ठीक है, तो आज हमने ये तीन ऑर्गेनेलीज पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो सिर्फ यूक्रियोट में प्रेजेंट होंगे, प्रोक्रियोट में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूक्रियोट जो हैं ये वो सेल्स हैं, यूक्रियोटिक सेल्स, जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूक्रियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं। टेक आउट योर पेज 64। गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही उनकी सबसे पहले उनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनका फंक्शन है, ठीक है, और उनकी लोकेशन के वो सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है कि जैसे आपको एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम बताई है, तो आपने एनिमल्स और प्लांट सेल्स की डायग्राम बनानी है, ठीक है, और उसमें आपने ये ऑर्गेनेलीज ऐड करते जाना है, ठीक है। और एट द एंड जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा सेल ऑर्गेनेलीज वाला, तो आप इसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज आपने पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज, ये उस सेल में मौजूद होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, वो इस वीक का सिलेबस और जो लास्ट वीक है उसका सिलेबस जो है वो कंबाइन करके आपका टेस्ट लिया जाएगा नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को, ठीक है। और उसमें मंडे वाला जो आपका लेक्चर होगा वो ऐड नहीं होगा। आपके टेस्ट के बाद आपको एक असाइनमेंट जो है वो असाइन करनी है मैंने, वो है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। और ये डायग्राम्स आपने बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस वाइज ही बनानी है, ठीक है, और इसकी लेबलिंग अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा जो ब्लू बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, वो भी आपने करने हैं। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के सामने एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें लिखा है कि ये जो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो 9th P1 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उन्होंने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता है, जबकि N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स आपने 7 चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ न्यू होगी। Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.